हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है, ऑनलाइन सेशन है क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। अगर आप अकाउंट्स से प्यार करना चाहते हो, उसका डर खत्म करना चाहते हो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, तो मुझसे सीखने के लिए अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर, ताकि मैं आपकी सीट को बुक कर दूं। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3, लेकिन वो 1 अप्रैल से इसको चेंज करना चाहते हैं 4:3:2 में। इनकी बैलेंस शीट दी गई है, साथ में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, अगर उनको वो इवेल्युएट करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। पार्टनर्स क्या करना चाहते हैं? पार्टनर्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू से दिखाना नहीं चाहते। वो यहाँ पर कुछ भी रिजर्व या रिवाइज्ड वैल्यू के जो आपका प्रॉफिट आएगा वो भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। लेकिन आपको एक एडजस्टमेंट की सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। वो क्या बनेगी? रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है, उसमें आप क्या वैल्यूज शो करोगे, यही सोच रहे हो ना? तो देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन आप रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लोगे तो वो आपका वर्किंग नोट की तरह से काम करेगा। अदरवाइज आप रिवैल्यूएशन के लिए आप इस तरह से भी वर्किंग नोट बना सकते हो। जो एसेट्स या लाइबिलिटीज के लिए आप क्रेडिट साइड पर लिखते हो, जिसमें आपको इंक्रीज होती है एसेट्स, लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है, तो आप क्रेडिट साइड पर लिखते हो, तो उसे आप प्लस के कॉलम में लिखते हो। इसी तरह से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड पर लिखते हो, उसे आप माइनस के कॉलम में लिखते हो। देखो, फर्नीचर आपका वैल्यू उसकी घट गई है, 80% रह गई है। 60,000 का वो 80% रह गया, मतलब कि 48,000। 60,000 से 48,000 रह गई, वैल्यू घट गई है वैल्यू फर्नीचर की 12,000 रुपए से। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर मतलब कि नुकसान, जिसे आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखते हो, तो ये आपका माइनस के कॉलम में आएगा। स्टॉक आपका एप्रिशिएट हो गया है 20%। एप्रिशिएट का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई है 20%। कितने की? 3 लाख का 20%, 60,000। अब आपका स्टॉक 3,60,000 हो गया, वैल्यू बढ़ गई। 60,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, जिसे आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में लिखते हो, तो 60,000 प्लस के कॉलम में है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4 लाख रह गई, 4,20,000 से 4 लाख रह गई, नुकसान हो गया, 20,000 से वैल्यू घट गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप उसको डेबिट साइड पर लिखोगे, मतलब कि माइनस के कॉलम में लिख लो। इसी तरह से प्रोविजन बनाना है आपको डाउटफुल डेट्स का, 10,000 रुपए का। आपको लगता है कि 10,000 की पेमेंट आपको नहीं मिलनी, डूबने वाली है, आपके डेटर्स आप डिक्रीज कर रहे हो, 2,10,000 से 2 लाख शो करना चाहते हो, तो ये भी आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखोगे 10,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग खर्चे आपके 3,000 से बढ़ गए, 5,000 से खर्चा 8,000 हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, जो कि आपके लिए नुकसान है 3,000 रुपए का, जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दो, माइनस के कॉलम में लिखो। अब इन दोनों साइड का टोटल करो तो आपका प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन पे 15,000। अब यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिवैल्यूड एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को नहीं दिखाने वाले, तो अब आप इसका करोगे क्या? आपको जो रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, टोटल मिला के 90,000 रुपए, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन पार्टनर्स में आपस में एडजस्टमेंट जरूर से दिखाना। क्यों? क्योंकि अगर ये 90,000 रुपए ओल्ड रेशियो से बांटे जाएंगे तो किसी का शेयर कुछ और बनेगा, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांटे जाएंगे तो वो शेयर कुछ और बनेगा, तो किसी को पहले के हिसाब से शेयर ज्यादा बन सकता है और इसके हिसाब से कम बनेगा, तो उसको तो नुकसान होगा। उसको नुकसान होगा तो वो उस नुकसान को बियर नहीं करेगा, वो चाहेगा कि इसको अभी की अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो इस लॉस को क्यों सफर करे। तो इसी चीज को देखने के लिए पार्टनर्स आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, जिसको नुकसान हो रहा होता है उसको वो पार्टनर कंपनसेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो नुकसान किसको होता है। पी का अगर आप कंपेयर करते हो तो पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग और नई रेशियो को अगर आप कंपेयर करते हो तो पहले उसका प्रॉफिट कम बनता था, नई के अकॉर्डिंग ज्यादा बन रहा है। कितना? 1/36, 1/36 फ्रैक्शन ऑफ
शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बढ़ गया है, पहले से इतना बढ़ करके मिलेगा, उसको फायदा हो रहा है। इसी तरह से क्यू को देखो, क्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पहले भी उसका प्रॉफिट इतना ही था, अब भी उसको इतना ही मिलेगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब देखो आर का पहले प्रॉफिट ज्यादा था, अब कम हो रहा है, उसका इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है। इस चेंज की वजह से उस पर ये इफेक्ट आ रहा है कि उसको आगे चल करके प्रॉफिट घट करके मिलेगा। इसका मतलब उसका ये प्रॉफिट कम हो गया है, सेक्रीफाइस कर रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जब इन प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा, इन रिजर्व्स को बांटा जाएगा, तो यहाँ पर इसमें से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बनेगा, शेयर बनेगा, अगर आप इसके हिसाब से बांटोगे तो उसको इतना पोर्शन कम मिलेगा। तो वो इतना पोर्शन कम को क्यों सेक्रीफाइस करेगा, क्यों बियर करेगा, वो इस नुकसान को क्यों सहेगा। तो एक तरह से आप समझने के लिए, लर्न करने के लिए ये समझो कि ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच और ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है। ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, तो इनकी कुछ ना कुछ कीमत होगी। जितने भी जिस चीज में भी ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ तो कीमत होगी। वही कीमत आपको लगानी है, देखनी है। अगर ये खरीद रहा है तो इसके अकाउंट को आपको डेबिट करना है। गेन जो कर रहा है इसका मतलब वो खरीद रहा है, उसके अकाउंट को आपको डेबिट करना है, तभी तो वो पेमेंट कर रहा है, तभी आप इसको डेबिट कर रहे हैं। कितने से? अगर वो इतना फ्रैक्शन खरीद रहा है इतने शेयर में, ये अमाउंट का कितना फ्रैक्शन बने, इस फ्रैक्शन से कितनी अमाउंट बने। जैसे आपको पता होगा हर शेयर की एक अमाउंट होती है, एक शेयर मान लो 10 रुपए का है, तो यहाँ पर वही चीज पूछी जा रही है कि अगर आप इस अमाउंट में इस शेयर को देखते हो तो उसकी कितनी अमाउंट बनेगी, वो बनेगी 2500। अगर उसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदना है तो उसको 2500 की पेमेंट करनी होगी। आर आर जो बेच रहा है, अगर वो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है और इतने में इतने अमाउंट का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बटने वाला है उसमें वो बेच रहा है, तो इसमें इसकी अमाउंट कितनी बनेगी, उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, कितनी अमाउंट की इसकी वैल्यू है, वो है 2500। तो वो इतने अमाउंट में इतनी फ्रैक्शन को बेच रहा है और ये खरीद रहा है। तो ये बेच रहा है तो इसको अमाउंट मिलेगी, इसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, और ये बेच रहा है तो ये पेमेंट करेगा, इसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो एंट्री हो जाएगी प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 2500। यही एक सिंगल जर्नल एंट्री पूछी गई थी जो आपको एडजस्टमेंट के लिए बनानी है। अब आपने यहाँ पे देखो रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटा भी नहीं है, और पार्टनर्स में बाहर ही बाहर एडजस्टमेंट भी हो गई। अब बनानी है आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए जो आपने ये एडजस्टमेंट की है कैपिटल अकाउंट्स में, ये आपको करनी होगी। तो सबसे पहले पी का अकाउंट देखो, 4 लाख का उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट कर रहे हो 2500, मतलब कि लेस हो जाएगा। तो अब आपकी इसकी कैपिटल आएगी 3,97,500। आर की कैपिटल में आप 2500 ऐड कर रहे हो, 2 लाख में 2500 ऐड करोगे तो ये नई कैपिटल उसकी आ गई। अब आ जाओ बैलेंस शीट पर। एसेट्स में सारी एसेट्स आपकी एज इट इज रहेगी। आपको जो डेटर्स में 10,000 रुपए लेस किए हैं वो 10,000 लेस करके नहीं दिखाने। स्टॉक बढ़ गया है तो वो भी नहीं दिखाना, फर्नीचर घट गया है तो वो भी नहीं दिखाना, प्लांट एंड मशीनरी घट गई है वो भी नहीं दिखाना। जैसी की जैसी उनकी बैलेंस शीट थी, जो वैल्यूज उसमें एसेट की वही रखनी, यही पार्टनर्स का डिसीजन था। इसी तरह से लाइबिलिटीज में देखो, क्रेडिटर्स 50,000 रहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 पे बढ़ा करके नहीं दिखाने, 5,000 है तो 5,000 ही रखने हैं। और जनरल रिजर्व उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, आपस में एडजस्टमेंट कर ली है, जिसको जितना फायदा या नुकसान होना है उसमें उन्होंने आपस में एडजस्टमेंट कर ली है। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस बदल गए हैं वो आपको लिखने हैं। पी का कैपिटल 3,97,500 है, क्यों पे कोई इफेक्ट नहीं आया 3 लाख, और आर की कैपिटल 2,02,500 रह गई है, जिसका टोटल 2 लाख। तो आप देखो आपकी बैलेंस शीट एज इट इज है, रिवाइज क्या हुआ है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या रिवाइज किया आपने, कैपिटल अकाउंट्स को, उसमें जो चेंजेस, जो आपस में एडजस्टमेंट करने से जो चेंजेस आए हैं वही रिवाइज बैलेंस शीट में आपको करना है, दिखाना है। बाकी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज सेम है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको क्लियर हो गया। जब तक कि क्वेश्चन में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन ना कहा गया हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट
जैसा कि हाँ क्वेश्चन में सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कहा गया, तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे और इसी तरह से करोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाता है, तब आप पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, रिवैल्यूड एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। हर चीज को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर डाउट और कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। बेनिफिट हो रहा है आपको इस चैनल से, सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आप अपडेटेड रहो, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और ऑनलाइन सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। गुड बाय एंड टेक केयर।